कभी आपने गौर किया है, जब ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है तब हमारे पास बहुत सारे सपने होते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन अपना बिजनेस शुरू करेंगे, एक दिन खूब पैसा कमाएंगे, एक दिन अपनी ज़िंदगी बदल देंगे। लेकिन जैसे ही मुश्किल समय आता है, पैसों की समस्या आती है, नौकरी चली जाती है, काम में नुकसान होता है या कोई बड़ा झटका लगता है, तो हमारे सपने अचानक छोटे होने लगते हैं। हम खुद से कहते हैं, अभी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, अभी समय खराब है, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी मेरे पास मौका नहीं है। और धीरे धीरे हम परिस्थितियों को अपनी ज़िंदगी का फैसला कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मुश्किल समय ही आपकी ज़िंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका हो? क्या हो अगर समस्या के अंदर ही कोई ऐसा अवसर छिपा हो जिसे बाकी लोग देख ही नहीं पा रहे? बिली जॉली की किताब मुश्किल दौर में आगे बढ़ने के 7 रहस्य इसी विचार के बारे में है। यह किताब हमें बताती है कि मुश्किल समय हमेशा रुकने का संकेत नहीं होता। कभी कभी मुश्किल समय हमें मजबूत कर देता है। हम अपनी सोच बदलें, नए रास्ते खोजें और अपने अंदर छिपी क्षमताओं का इस्तेमाल करें। लेखक का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक संकट से बचने की बात करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि विपरीत परिस्थितियों को सफलता और संपत्ति के अवसरों में कैसे बदला जा सकता है। और आज हम इस पूरी किताब के 7 रहस्यों को एक साथ एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपनी मानसिकता बनाए रखें। दबाव में रहें लेकिन घबराएं नहीं। मुश्किल समय में सबसे पहली लड़ाई बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर होती है। जब अचानक कोई समस्या आती है तो हमारा दिमाग तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियोस के बारे में सोचने लगता है। अब क्या होगा? मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अब कोई रास्ता नहीं है, और यहीं से पैनिक शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि प्रेशर और पैनिक में बहुत बड़ा अंतर है। दबाव आपको बेहतर करने के लिए मजबूत कर देता है, लेकिन पैनिक आपकी सोच की क्षमता को कम कर देता है। जब इंसान घबरा जाता है तो वह अक्सर उपलब्ध विकल्पों को देखना बंद कर देता है और जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। एक रिएक्शन होगा, बस अब सब खत्म हो गया है। दूसरा रिएक्शन होगा, ठीक है नौकरी गई है, लेकिन अब मेरे पास कौन से विकल्प हैं। यही फर्क है पैनिक और कंट्रोल में। आप पूछ सकते हैं, नई नौकरी, फ्रीलांसिंग, अपनी स्किल से सर्विस देना, छोटा बिजनेस, पार्ट टाइम काम, नई स्किल सीखना। मतलब समस्या एक है, लेकिन उसके सामने कई संभावनाएं हो सकती हैं। लेखक इसी मानसिकता को विकसित करने की बात करते हैं। मुश्किल दौर आएंगे, इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा, काम में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भी मानसिक रूप से गिर जाना है। किताब में कई ऐसे लोगों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने कठिन आर्थिक दौर में अवसर देखे हैं। महामंदी के दौरान माइकल कुलिन ने सुपरमार्केट की अवधारणा को आगे बढ़ाया। चार्ल्स ड्रो ने मोनोपोली जैसे गेम पर काम किया और हार्वर्ड हुगेस ने बदलती परिस्थिति में नए अवसर देखे। लेसन बहुत सिंपल है। जब बाकी लोग सिर्फ समस्या देख रहे हो, तब आप समस्या के पीछे छिपी जरूरत को देखिए, क्योंकि जहां समस्या होती है वहीं किसी ना किसी की जरूरत भी होती है, और जरूरत से ही अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, मुश्किल समय स्थायी नहीं होता। अच्छे दौर के बाद खराब दौर आ सकता है और खराब दौर के बाद फिर अच्छा दौर आता है। इसलिए अगली बार जब आपके ऊपर प्रेशर आए, अपने आप से सिर्फ एक बात कहिए, घबराना नहीं है, पहले स्थिति को समझना है, फिर विकल्प तलाशने हैं। क्योंकि प्रेशर आपको मजबूत बना सकता है, लेकिन पैनिक आपको कमजोर बना सकता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, स्वेच्छा से सामूहिक अफसोस का हिस्सा मत बनिए। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर। लेखक इसे कहते हैं, स्वैच्छिक सामूहिक अफसोस में शामिल ना हो। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए 10 लोग एक जगह बैठे हैं। एक कहता है, भाई आजकल कोई काम नहीं है,
दूसरा कहता है हाँ इकोनॉमी बहुत ख़राब है। तीसरा कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। चौथा कहता है हमारे शहर में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। और थोड़ी देर में सभी लोग एक दूसरे की नेगेटिविटी को और मजबूत कर देते हैं। प्रॉब्लम वही थी, लेकिन अब हर व्यक्ति को लगने लगा कि प्रॉब्लम उससे भी बड़ी है। यही है कलेक्टिव रिग्रेट। लेखक कहते हैं कि हम हमेशा यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि आर्थिक परिस्थितियां हमारे ऊपर आएंगी या नहीं, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि हम जानबूझकर नेगेटिविटी की क्यूज में खड़े होंगे या नहीं। किताब में एयरपोर्ट की एक कहानी आती है। ठीक है, लेखक को फ्लाइट पकड़नी थी और अंदर लगेज चेक करने की लंबी लाइन लगी थी। उन्होंने देखा कि बाहर एक दूसरा काउंटर था जहां लाइन छोटी थी। उन्होंने बाहर जाकर अपना सामान चेक कराया और फ्लाइट पकड़ ली। वहीं एक महिला सिर्फ इसलिए लंबी लाइन में खड़ी रही क्योंकि बाकी सब भी इसी लाइन में खड़े थे। यही हमारी जिंदगी भी होती है। कभी कभी हम कोई रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे होते हैं, लेकिन भीड़ सही दिशा में जा रही हो यह जरूरी नहीं है। अगर सब लोग कह रहे हैं ऐ नहीं हो सकता, तो आपका काम यह पूछना है लेकिन क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है। किताब में लेखक यह भी बताते हैं कि लगातार नेगेटिव न्यूज़ और कंप्लेंट्स हमारी सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रॉब्लम को इग्नोर कर दो, नहीं, पहले क्या करो, प्रॉब्लम को पहचानो, लेकिन उसके ऊपर बैठकर रो मत। अगर बिजनेस गिर रहा है तो पूछो इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। अगर जॉब नहीं मिल रही है तो पूछो मैं अपनी स्किल को किस तरीके से अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, और अपनी स्किल के हिसाब से काम कर सकता हूँ। अगर पैसा कम है तो पूछो मैं अपनी इनकम बढ़ाने के कितने तरीके खोज सकता हूँ। क्योंकि शिकायत आपको सिर्फ समस्या के बारे में बताती है, लेकिन सवाल आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। अंधेरे के बारे में शिकायत करने की बजाय एक छोटा सा दीपक जलाइए। पॉइंट नंबर 3, घमंड को अपनी समृद्धि में जहर मत घोलने दीजिए। अब तीसरा रहस्य और थोड़ा अनकंफर्टेबल है। कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या लैक ऑफ एबिलिटी नहीं होती है, हमारा ईगो होता है। हम कुछ काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने यह छोटा काम किया तो लोग क्या सोचेंगे। अगर मैंने खुद जाकर क्लाइंट से बात की तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ। और इसी चक्कर में इंसान अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलने के मौके खो देता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप वही करते रहेंगे जो पहले करते आए हैं तो आपके वही परिणाम मिलते रहेंगे। बदलाव के लिए नई सोच और नए काम करने पड़ेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, कोई भी ईमानदार और कानूनी काम छोटा नहीं होता। अगर आपको अपने बिल्स भरने हैं, अगर आपको परिवार संभालना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाना है, तो सिर्फ इसलिए कोई अवसर मत छोड़िए क्योंकि वह आपकी इमेजिनरी स्टेटस के नीचे है। किताब में एक सीईओ का उदाहरण आता है। इकोनॉमिक डाउनटर्न में उसने अपने कर्मचारियों को, यानी कि आर्थिक परिस्थिति नीचे हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में उसने अपने कर्मचारियों को निकालने की बजाय अपनी सैलरी से उन्हें सपोर्ट किया। बाद में अपने पर्सनल एक्सपेंस पूरे करने के लिए रात में टैक्सी चलाने लगा। अब सोचिए, एक तरफ कंपनी का सीईओ और दूसरी तरफ रात में टैक्सी ड्राइवर। अगर उसका ईगो बीच में आता तो शायद वह अपने कर्मचारियों को निकाल देता, या शायद कोई दूसरा काम करने में शर्म महसूस करता। लेकिन उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और काम किया। यही फर्क है ईगो और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लक्ष्य के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया कुछ समय तक हंसेगी, फिर जब आप सफल होंगे वही दुनिया पूछेगी तुमने यह कैसे किया। इसलिए इमेज बनाने से पहले फाउंडेशन बनाइए, दिखावा करने से पहले इनकम बनाइए, और लोगों की अप्रूवल से पहले अपने फ्यूचर की चिंता कीजिए। चौथा पॉइंट, कल की शक्ति और संभावना के बारे में सोचना मत छोड़िए। अब चौथा रहस्य,
यह शायद पूरी किताब के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक है। आज खराब है इसका मतलब यह नहीं है कि कल भी खराब होगा। मुश्किल समय में इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है कि वह वर्तमान परिस्थितियों को भविष्य की परमानेंट रियलिटी मान लेता है। आज बिजनेस डाउन है तो वह सोचता है कि हमेशा डाउन रहेगा। आज जॉब नहीं है तो वह सोचता है कि आगे भी जॉब नहीं मिलेगी। आज पैसा कम है तो मान लेता है कि जिंदगी भर कम ही रहेगा। लेकिन भविष्य अभी लिखा नहीं गया। इसी लेखक कहते हैं कल के बारे में सोचना बंद मत करो। और इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, इसका मतलब है कि भविष्य की तस्वीर बनाना और फिर उसके हिसाब से आज काम करना। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि 5 साल बाद आपका अपना बिजनेस होगा, तो आज आपको क्या करना चाहिए? स्किल सीखनी चाहिए, मार्केट समझना होगा, पैसे बचाने होंगे, लोगों से कनेक्ट करना होगा, छोटे एक्सपेरिमेंट करने होंगे। यानी कि फ्यूचर सिर्फ इमेजिन नहीं करना है, उसके लिए आज काम करना है। किताब में गोल्स को लिखने की बात आती है क्योंकि लिखे हुए गोल्स आपको अटेंशन को दिशा देते हैं। और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ यह नहीं पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, बल्कि यह भी पता होना चाहिए कि क्यों चाहिए। क्योंकि जब रास्ते मुश्किल आएंगे, आपका व्हाई यानी कि क्यों आपको आगे रखेगा। मान लीजिए आपका लक्ष्य पैसे कमाना है, ठीक है, लेकिन अगर आपका रीजन है मैं अपने माता पिता को बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ, या मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, या इतना सक्षम बनना चाहता हूँ कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकूँ, तो आपके पास एक डीपर रीजन है। किताब गोल्स को 4 हिस्सों में सोचने का तरीका भी देती है। क्या देना है, क्या पाना है, क्या करना है और क्या बनना है। यानी सिर्फ यह नहीं कि मुझे सक्सेसफुल होना है, बल्कि मुझे क्या हासिल करना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा और मुझे खुद में कौन सी क्वालिटीज डेवलप करनी होंगी। यही गोल को एक ड्रीम से प्लान में बदल देता है। और सबसे ज़रूरी, मुश्किल समय में अपनी नज़र समस्या पर नहीं, संभावना पर रखिए। किताब में B.O.B. वाइलैंड का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने अपने दोनों पैर खोने के बाद भी मैराथन की चुनौती स्वीकार की। कहानी का पॉइंट यह है कि व्यक्ति अगर सिर्फ खोई हुई चीज़ों पर ध्यान दे तो रुक सकता है, लेकिन अगर वह आगे की संभावना पर ध्यान दे तो नई दिशा बना सकता है। इसलिए अपने आप से पूछिए, मेरे पास क्या नहीं है से ज़्यादा ज़रूरी है मेरे पास अभी क्या है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। 5वां पॉइंट, प्रोएक्टिव बनिए। अब 5वां रहस्य है कि प्रोएक्टिव बनो। इसका मतलब बहुत सिंपल है, इंतजार मत करो कि जिंदगी आपके लिए कुछ करे, खुद कुछ करना शुरू करो। रिएक्टिव व्यक्ति कहता है जब मार्केट ठीक होगा तब शुरू करूंगा, जब पैसा आएगा तब बिजनेस करूंगा, जब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तब मेहनत करूंगा। लेकिन प्रोएक्टिव व्यक्ति कहता है मेरे पास आज जो है उससे मैं क्या शुरू कर सकता हूं। किताब में प्रोएक्टिव और रिएक्टिव बिहेवियर का यही अंतर बताया गया है। रिएक्टिव व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करता है, जबकि प्रोएक्टिव व्यक्ति खुद एक्शन लेता है। लेखक का एक पावरफुल आइडिया है, विनर्स मेक थिंग्स हैपन। मतलब विनर्स सिर्फ यह नहीं देखता कि क्या हो रहा है, वह पूछता है मैं क्या कर सकता हूँ। इसी चैप्टर में माइकल रॉबर्ट्स की कहानी आती है। उन्होंने कठिन इकोनॉमिक्स कंडीशंस में सिर्फ शिकायत नहीं की, बल्कि अपॉर्चुनिटीज तलाश कर बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे उसे कई क्षेत्रों तक बढ़ाया। अब इसे अपनी ज़िंदगी में जोड़िए। अगर आपको जॉब चाहिए तो सिर्फ जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई करते मत रहिए, लोगों से बात कीजिए, अपना एक नेटवर्क बनाइए, अपनी स्किल बढ़ाइए और लोगों को स्किल दिखाएं। अपनी काम का सैंपल बनाइए, किसी जगह वॉलंटियर कीजिए, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए। किताब में लेखक स्वयं बताते हैं उन्होंने रेडियो,
अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए शुरुआत में फ्री वर्क भी किया और उसी से आगे पेड अपॉर्चुनिटीज बनी। यानी पहले वैल्यू क्रिएट करो, फिर अपॉर्चुनिटी आपके पीछे आ सकती है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया तो एक कागज़ निकालिए और लिखिए, मैं इसे हासिल कैसे कर सकता हूँ। फिर जितने आइडियाज़ आ सकते हैं लिखिए, क्योंकि कई बार हम हर चीज़ ट्राई कर चुके होते हैं, जबकि असल में हमने अपनी इमेजिनेशन की सीमा तक की ही कोशिश की थी। और किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैक कैनफिलिप ऑडियंस के सामने $100 का नोट हाथ में रखते हैं और पूछते हैं, कौन चाहता है? सभी लोग हाथ उठाते हैं, लेकिन जब तक कोई अपनी चेयर से उठकर उनके पास नहीं आया, नोट किसी को नहीं मिला। यानी सिर्फ चाहना काफ़ी नहीं है, उठना पड़ेगा। एक बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर आप इनको अच्छे तरीके से और डीपली समझेंगे तो आप मेरी कही हुई बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब छठा रहस्य, क्रिएटिव बनिए। मुश्किल समय में क्रिएटिव थिंकिंग बहुत पावरफुल हो जाती है, क्योंकि जब पुराना तरीका काम नहीं आता तो आपको नया तरीका खोजना पड़ता है। लेखक क्रिएटिविटी को सिर्फ आइडिया सोचने तक सीमित नहीं रखते, उनके अनुसार प्रोसेस है। सोचो, प्लान बनाओ और एक्शन लो। किताब में एक शू पॉलिशर की कहानी आती है। न्यूयॉर्क में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, हर जगह दूसरे शू पॉलिश वाले बैठे थे। अगर वह भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ यही कहता, यहाँ बहुत कंपटीशन है, तो शायद वह भीड़ में खो जाता। लेकिन उसने एक क्रिएटिव तरीका निकाला और कस्टमर्स की संख्या गिनने लगा, और जब उसका 100th कस्टमर्स आया तो उसने उसे बर्थडे के मौके पर फ्री शू पॉलिश ऑफर की। कस्टमर इम्प्रेस हुआ, उसे काम मिला और साथ में रेफरल भी मिला। यह लेसन बहुत बड़ा है। कभी कभी आपको अपनी पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक छोटा क्रिएटिव डिफरेंस आपको बाकी लोगों से अलग कर सकता है। अगर 10 लोग एक ही काम कर रहे हैं तो आप पूछिए, मैं इसे थोड़ा अलग कैसे कर सकता हूँ। और किताब एक बहुत यूजफुल क्वेश्चन देती है, क्या मैं अपनी इनकम बढ़ा सकता हूँ? मत पूछिए क्या मैं आज अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ। कैसे शब्द आपके दिमाग को सॉल्यूशन मोड में डाल देते हैं, और क्रिएटिविटी सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। आपके करियर, आपकी पढ़ाई, आपका कंटेंट, आपकी कम्युनिकेशन, हर जगह क्रिएटिविटी काम आती है। लेखक मोहम्मद अली का उदाहरण देते हैं कि सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं, इमेजिनेशन और एक अलग आइडेंटिटी भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो अगली बार जब कोई कहे असंभव नहीं, एक सवाल जरूर पूछिए, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यह क्रिएटिव माइंडसेट है। पॉइंट नंबर 7, प्रार्थना पूर्ण बनिए, लेकिन प्रार्थना के बाद उठकर काम भी कीजिए। अब आखिरी और शायद सबसे अलग रहस्य, प्रे यानी कि प्रार्थना। लेखक के लिए फेथ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ एक चीज़ खास है। वह यह नहीं कहते कि सिर्फ प्रार्थना करो और बैठ जाओ, बल्कि उनका संदेश है, प्रार्थना करो और फिर एक्शन लो। मतलब फेथ प्लस फोकस प्लस प्रेजेंस। किताब में सफलता के 3 गुणों को फेथ, फोकस और प्रेजर्वेंस के रूप में समझाया गया है। पहला, फेथ। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं वह संभव हो सकती है। अगर शुरुआत से ही आपको यकीन है कि मैं नहीं कर सकता, तो शायद आप कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन फेथ कहता है, शायद मुश्किल है लेकिन संभव हो सकता है। दूसरा, फोकस। आपके पास लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी हर दिशा में जाएगी तो रिजल्ट किसी दिशा में नहीं आएगा। आज सोशल मीडिया कुछ कहेगा, कल कोई दोस्त कुछ कहेगा, परसों कोई और रास्ता दिखाएगा, और इंसान अपने लक्ष्य से भटकता जाएगा। इसलिए कभी कभी दुनिया का नॉइस बंद करना जरूरी है। अपने गोल्स को लिखना शुरू करो, उनको लिखो, उनको पढ़ो, और अपनी डायरेक्शन याद रखना जरूरी है।
तीसरा क्या है अपना? परसिस्टेंस। काम शुरू करना आसान है लेकिन उसे पूरा करना मुश्किल है। किताब टेनिस की एग्जाम्पल से बताती है कि सिर्फ शॉट शुरू करना काफ़ी नहीं, उसे पूरा करना भी ज़रूरी है। वैसे ही ज़िंदगी में प्लानिंग करो, एक्शन लो और फिर काम पूरा करो। क्योंकि बहुत लोग शुरुआत करते हैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग चीज़ों को अंत तक ले जाते हैं। और फिर लेखक तीनों चीज़ों को जोड़ते हैं: प्रेयर, प्लानिंग और परसूट। पहले विश्वास रखो, फिर योजना बनाओ और फिर पूरी ताकत से उसका पीछा करो। यानी अगर आप भगवान से किसी दरवाजे के खुलने की प्रार्थना कर रहे हैं तो उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए चलना भी पड़ेगा। अगर अपॉर्चुनिटी की प्रार्थना कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी खोजनी भी पड़ेगी। अगर सफलता की प्रार्थना कर रहे हैं तो काम भी करना पड़ेगा। प्रार्थना उम्मीद देती है, योजना दिशा देती है और एक्शन परिणाम की तरफ ले जाता है। तो इन सातों रहस्यों को एक साथ कैसे इस्तेमाल करें, आप पूरी किताब को सिर्फ 7 लाइन्स में समझिए। पहला, घबराइए मत, मुश्किल आए तो पैनिक नहीं, क्लैरिटी चाहिए। दूसरा, भीड़ की नेगेटिविटी भी शामिल में मत होइए, ठीक है? क्या कहते हैं लोग, उन पर ध्यान मत दीजिए। लोग जहाँ सिर्फ समस्या देख रहे हैं वहाँ आप विकल्प खोजिए। तीसरा, ईगो को रास्ते में मत आने दीजिए, ईमानदार काम छोटा नहीं होता। चौथा, भविष्य के बारे में सोचना बंद मत कीजिए। आज की परिस्थिति आपकी पूरी जिंदगी की कहानी नहीं है, ठीक है? इसमें भी आपको भविष्य के बारे में सोचना है, टेंशन नहीं लेना है उसकी, ठीक है? ज़्यादा लोड नहीं लेना है अपने। और पांचवा पॉइंट, प्रोएक्टिव बनिए। अपॉर्चुनिटी का इंतजार मत कीजिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। छठा, क्रिएटिव बनिए। अगर पुराना तरीका काम नहीं कर रहा तो नया तरीका खोजिए। सातवां, फेथ रखिए लेकिन एक्शन भी लीजिए। प्रार्थना के बाद अपने पैर चलाइए। पूरी बुक का जो सारांश है वो यह है, ठीक? और शायद इस पूरी किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है: मुश्किल समय हमेशा आपको रोकने नहीं आता, कभी कभी वह आपको बदलने आता है। जब जिंदगी आसान होती है तो हम अक्सर अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब प्रेशर आता है तो हमें नए तरीके खोजने पड़ते हैं, नई स्किल सीखनी पड़ती है, नए लोगों से मिलना पड़ता है, नए डिसीजन लेने पड़ते हैं। और शायद इसी प्रोसेस में हम वह इंसान बन जाते हैं जो बनने की क्षमता हमारे अंदर पहले से थी। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल चल रही है तो मैं यह नहीं कह रहा कि उसे इग्नोर कर दीजिए, मैं यह भी नहीं कह रहा कि सब कुछ मैजिकली ठीक हो जाएगा, बल्कि सवाल यह है आप उस मुश्किल के साथ क्या करेंगे। क्या आप डरकर पीछे हटेंगे या शांत होकर अपने विकल्प देखेंगे? क्या आप दूसरों के साथ बैठकर शिकायत करेंगे या सॉल्यूशन खोजेंगे? क्या आप लोगों के जजमेंट से डरेंगे या ज़रूरत पड़ने पर कोई भी ईमानदार काम करेंगे? क्या आप आज की समस्या को अपना पूरा भविष्य मान लेंगे या कल की संभावना को देखते रहेंगे? क्या आप अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करेंगे या खुद अपॉर्चुनिटीज बनाने की कोशिश करेंगे? क्या आप कहेंगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, या पूछेंगे यह रास्ता कैसे बनाया जा सकता है? यही माइंडसेट डिफरेंस है। किताब के अंतिम हिस्से में लेखक भी यही बात दोहराते हैं कि संकट और चुनौतियां जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन भी परमानेंट नहीं है। मुश्किल समय में हमें होप और पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना चाहिए और अपने गोल्स की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए अगर आज आपका समय खराब है तो इसे अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत बनने दीजिए। अगर आज आप नीचे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि हमेशा नीचे ही रहेंगे। अगर आज आपके पास कम है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास हमेशा ही कम रहेगा। और अगर आज आपको लगता है कि आपके पास कोई मौका नहीं, तो शायद आपको सिर्फ अपनी आंखें और अपना दिमाग थोड़ा और खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है मौका आपके सामने ही हो, बस बाकी लोग उसे देख नहीं पा रहे हों। इसलिए बड़ा सोचिए और पॉजिटिव सोचिए,
सीखते रहिए, काम करते रहिए, अपने गोल्स लिखिए, अपने आसपास सही लोगों को रखिए, नई पॉसिबिलिटीज़ खोजिए और सबसे ज़रूरी, अपने सपनों को छोड़िए मत, क्योंकि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो इंसान मुश्किल समय में भी खड़ा रहता है वही आगे चलकर मजबूत बनता है। और शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा चैप्टर अभी लिखा ही नहीं गया है। किताब का अंतिम संदेश भी इसी आशावाद पर ख़त्म होता है। बड़ा सोचिए, सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, समझदारी से काम कीजिए और अपने विश्वास को बनाए रखिए। तो अगर आपको ज़िंदगी अभी मुश्किल दौर से गुजर रही है तो एक बात याद रखिए, मुश्किल दौर आपकी कहानी का अंत नहीं है। हो सकता है यह आपकी वापसी की शुरुआत हो। धन्यवाद। और अगर आप ऐसी और भी बुक्स की समरी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं एक फुल बुक समरी भी लाना शुरू करूँगा, किसी और बुक्स पर, कोई और अच्छी किताबों पर जो आपको बहुत काम आएंगी लाइफ में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।